सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का 9वां अध्याय जन सुविधाएं। और यह इस लेसन का पहला भाग है। और इस भाग में हम सीखेंगे जन सुविधाएं क्या होती है, चेन्नई शहर में पानी की समस्या। इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, इस अध्याय में पानी को एक अहम उदाहरण के रूप में पेश किया गया है और पानी के उदाहरण के साथ साथ हम अन्य सुविधाओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या क्या होती है और वो कौन सी होती है। जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ हेल्थ केयर स्वास्थ्य से संबंधित होती है, पानी से संबंधित होती है, सैनिटाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पार्क्स, मार्केट, एजुकेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ये सभी चीज़ें हमको सरकार से मिलती है, सरकार द्वारा मुहैया की जाती है और इसका हम लाभ उठाते हैं। तो ये हो गई है उदाहरण के लिए पब्लिक फैसिलिटीज़, जन सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया की गई है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यह एक गंभीर समस्या को दिखा रही है जो पानी की किल्लत होती है। ये पानी की समस्या इतनी गंभीर होती है कि लोगों को कई किलोमीटर दूरी पर से पानी को लाना पड़ता है। इतना ही नहीं, पानी की उपलब्धता न होने के कारण इस तरह के नज़ारे हमको हर जगह कई जगह नज़र आते हैं। अभी इस समस्या को हम समझने के लिए यहाँ दो कैरेक्टर्स बताए गए हैं। एक है अम्मू और दूसरा है कुमार। ये चेन्नई के एक बस से सफ़र कर रहे हैं और वो अलग अलग जगह से, अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए वह जल सुविधाओं को देखते हैं। तो उनको क्या नज़र आता है, देखिए। ये है अन्ना नगर। अन्ना नगर में राम गोपाल का बंगला दिखाया गया है और यह व्यक्ति अपनी गाड़ी धोने के लिए जो सरकार द्वारा मुहैया वितरण किया गया जो पानी है, उसके घर में पाइपलाइन है, उसका इस्तेमाल इस गाड़ी को धोने के लिए करता है। उसके घर में बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई देते हैं जो हरे भरे नज़र आते हैं। इसका मतलब उसके घर में पानी की कोई समस्या नहीं है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि यह सैदापेट का उदाहरण है, जहां पद्मा नाम की महिला रहती है और उसको यह समस्या झेलनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ इतने सारे बर्तन लगे हुए हैं, ये भी अलग अलग लोगों के बर्तन हैं और यहाँ एक ही नल लगा हुआ है जो नल का समय निश्चित है और इसीलिए पहले से ही यह बर्तन कतार में खड़े हैं। तीसरा उदाहरण है, यह शिवा का कमरा है जो किसी गांव से आया है यहाँ काम करने के लिए। वह अकेला रहता है। यहाँ उसको इस ऐसे बोतल में पानी लेना पड़ता है। वह अपने परिवार को ला नहीं सकता क्योंकि यहाँ पानी की बड़ी गंभीर समस्या होती है। चौथा उदाहरण है मैलापुर का, जहाँ सुब्रमण्यम रहते हैं। सुब्रमण्यम के यहाँ टैंकर आता है। टैंकर की सुविधा सरकार द्वारा की जाती है और इनको बारी बारी से या समान तरीके से उनको दिया जाता है। तो इस जैसे कि हम 4 उदाहरण देखे हैं, तो 4 उदाहरण के लिए एक आपको क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, आपने ऊपर जो चित्र देखे हैं, जो स्थितियाँ देखी है, अभी आपको ये बताना है कि चेन्नई में पानी की स्थिति कैसी है। तो जैसे कि हमने चित्रों के माध्यम से देखे हैं कि वहाँ पानी की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। और दूसरी बात है जो अन्ना नगर की, अन्ना नगर में पानी नियमित रूप से आता है, लेकिन मैलापुर, मणिपाक्कम, सैदापेट, इन क्षेत्रों में पानी की गंभीर समस्या है जहाँ मुश्किल से पानी उपलब्ध होता है। दूसरा प्रश्न है कि जिस चित्र में हम देखे हैं कि घरेलू इस्तेमाल के लिए विभिन्न जल स्रोतों के जो सोर्सेस है वो क्या है। तो यहाँ है कि किसी इलाके में नगर पालिका का जल आता है, जैसे कि हमने वो देखे हैं कि जो गाड़ी धो रहे थे। किसी जगह पर पानी का टैंकर आता है,
कहीं तो पानी की बोतल खरीदी करने पड़ते हैं और कहीं बोरवेल के पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये हो गए विभिन्न जल के स्रोत। तीसरा प्रश्न है कि हमारी राय में सुब्रमण्यम और पद्मा, इनके अनुभव में क्या समानता है और क्या अंतर है, ये अपने को बताना है। जैसे कि सुब्रमण्यम और पद्मा दोनों अलग अलग इलाके में रहते हैं, तो समानता ये चीज़ है कि सुब्रमण्यम और पद्मा दोनों ही पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। और दूसरा उदाहरण है सुब्रमण्यम, दूसरी समानता है सुब्रमण्यम और पद्मा दोनों ही पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बोरवेल द्वारा की जाती है। उनको पानी की समस्या तो है, लेकिन उनकी जो आवश्यकता है इनको बोरवेल के माध्यम से करना पड़ता है। असमानता ये है कि सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में नगरपालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध करते हैं, और जबकि पद्मा की बस्ती में नल केवल प्रतिदिन 20 मिनट के लिए आता है। तो ये अंतर है। सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में बोरवेल का पानी खारा होता है और इसीलिए इस पानी का प्रयोग वह केवल शौचालय साफ सफाई के लिए करते हैं। लेकिन पद्मा के यहाँ जो पानी आता है, पानी की कमी होने के कारण बोरवेल के पानी से ही वो नहाते हैं, धोते हैं और पीने के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गए कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं। इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे जीवन के अधिकार के रूप में पानी, जन सुविधा की व्याख्या, सरकार की भूमिका, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है, और चेन्नई में पानी की आपूर्ति सही तरीके से हो रही है या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जीवन के अधिकार के रूप में पानी को मान्यता प्राप्त है। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी बहुत ही जरूरी है, और इसीलिए पानी के बिना कोई भी सजीव सृष्टि जीवित नहीं रह सकती। लेकिन पानी से संबंधित बीमारियां जो होती है, इससे हर रोज लगभग 1600 से ज़्यादा भारतीय लोगों की मौत होती है, ऐसा पता चलता है। और भारतीय संविधान में भी सभी को जीने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 के अनुसार, और इसीलिए पानी के बिना हम रह नहीं सकते। पानी जीने के लिए ज़रूरी है, और इसीलिए पानी को जीवन के अधिकार का हिस्सा मान लिया गया है। अगर पानी नहीं मिलता है तो हमारे जीवन जीने का जो अधिकार है उसका हनन किया जाता है, ऐसा माना जाएगा। और यह पानी जो होते हैं सभी के लिए मिलना चाहिए। मतलब क्या है, पानी तक सभी की सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। मतलब सभी लोग उसको प्राप्त कर सके आसानी से, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, वही सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। और इस संदर्भ में कई बार उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इन्होंने कई मुद्दों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल, सुरक्षित पानी मिलने का अधिकार हर किसी नागरिकों को है, और यह उनका मौलिक अधिकार भी है। इस तरह से डिसीजन दिए गए, निर्णय दिए गए हैं, और इसीलिए जीवन के अधिकार के रूप में पानी को माना जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं कि 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूबनगर जिले के किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई, और इस बात में और इस पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है। उससे भूमिगत पानी दूषित हो रहा है, और सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है वह, और इसीलिए हमको पानी की समस्या निर्माण हो रही है। पानी गंदा होने के कारण बीमारी फैल रही है। और इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूबनगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध कराए। इस तरह से उन्होंने आदेश दिए हैं। ये हो गए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय। पानी के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र का क्या विचार है? उनका कहना है
कि जल एक अधिकार है और वह प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। उसको व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी मिलना चाहिए और वह पानी पर्याप्त होना चाहिए। उसको ज़रूरत के हिसाब से उसको मिलना चाहिए, उसको कितनी ज़रूरत है उतना मिलना चाहिए। उसको सुरक्षित जल मिलना चाहिए, मतलब वह पीने लायक होना चाहिए जिससे उसको कोई भी बीमारी ना हो। स्वीकार्य होना चाहिए, मतलब उसको अफोर्डेबल होना चाहिए, उसको आसानी से मिलना चाहिए। और वह भौतिक रूप में, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो किसी कहीं देखेगा सिर्फ, तो इसका मतलब नहीं कि वो उसको प्राप्त भी होना चाहिए, भौतिक रूप में फिजिकली उसको वो मिलना चाहिए। और उस यह भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ते दर पर पानी मिलना चाहिए। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ ने पानी का अधिकार सभी को मिलना चाहिए, इस पर उन्होंने उसकी एक व्याख्या दी गई है। तो यह है संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई एक व्याख्या, जिसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक पहुंच कैसी होनी चाहिए। तो यह है संयुक्त राष्ट्र संघ की दी गई व्याख्या। आगे देखते हैं जन सुविधाएं क्या होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि बिजली है, सार्वजनिक परिवहन है, विद्यालय है, कॉलेज है, ये सभी अनिवार्य चीज़ें हैं और इनको हम सार्वजनिक सुविधाएं के नाम से जानते हैं। और इनकी विशेषता ये होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद बार बार उसका उपयोग इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हम स्कूल है, बिजली है, जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल की बिल्डिंग बन गई है, यह जन सुविधा के लिए बनाई गई है। एक बार जन सुविधा बनने के बाद लोग बार बार उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये हो गई जन सुविधा की एक विशेषता, जो एक बार बनने के बाद विभिन्न प्रकार के विभिन्न लोग समय समय के साथ उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसको मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसी न किसी के ऊपर तो होनी चाहिए और यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है कि लोगों को इस तरह की जन सुविधाएं मुहैया कराएं और इस तरह से लोगों की जो समस्याएं होती है उसको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। जब कोई सुविधा किसी निजी कंपनियों के हाथ में दी जाती है तो उनका पहला मकसद होता है मुनाफा कमाना। जैसे स्कूल चलाना, अस्पताल चलाना, इन पर उनकी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई देते हैं। वो निजी कंपनियों में ज़्यादा दिलचस्पी होने के कारण उनके ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल होते हैं, स्कूल होते हैं। निजी कंपनियां भी जन सुविधाएं मुहैया कराती है, लेकिन सरकारी जन सुविधाएं और निजी जन सुविधाएं, इनमें अंतर यह होता है कि निजी कंपनियां कीमत ज़्यादा वसूल करती है और यह कीमत ज़्यादा होने के कारण कुछ ही लोग इसका खर्चा उठा सकते हैं और जो लोग इन सुविधाओं के लिए खर्चा नहीं कर पाएंगे वो सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। मतलब जैसे पानी जैसी सुविधा अगर किसी कंपनी के हाथ में दे दी जाएगी तो जिसके पास पैसा होगा वही खरीदी करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास पैसा नहीं है तो उसको जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब पानी ही नहीं है तो उसके जो मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसका हनन हो रहा है, क्योंकि उसको सम्मानजनक जीने के लिए अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। और यह जन सुविधाएं जो संबंध है इसका मूलभूत सुविधाओं से होता है और आधुनिक समाज के लिए तो ये बेहद जरूरी होता है। और इतना ही नहीं, संविधान में भी कहा गया है कि जीवन के अधिकार का आश्वासन सभी लोगों को मिलना चाहिए और वह आश्वासन सभी लोगों को दिया गया है। तो ये हो गई सरकार की भूमिका कि जो भी सुविधाएं होती है वो सरकार द्वारा अच्छी तरीके से, पर्याप्त मात्रा में और समान रूप से करनी चाहिए। जन सुविधाओं में ये भी आता है स्वास्थ्य सुविधा, और सरकार की एक जिम्मेदारी होती है कि पूरी आबादी के लिए एक व्यवस्थित स्वास्थ्य सुविधा मुहैया की करे और इसमें वह अहम भूमिका निभाती है। जैसे कि पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन करने के लिए या कई तरह के वैक्सीनेशन का अभियान चलाते हैं और इस तरह से छोटे बच्चों को ही देकर
5 साल के बच्चों तक को यह लस दी जाती है, जिससे उनमें एक इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, जो स्वस्थ रह सकते हैं। तो सवाल यह होता है कि जब इतनी सारी जन सुविधाएं सरकार मुहैया कराती है, उनमें से एक और है कि भारतीय संविधान ने 6 से 14 साल की आयु, 6 से 14 साल के वर्ष के बीच में जो भी लड़के बच्चे होते हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है, और यह संविधान में भी कहा गया है। और इस सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। लेकिन अगर हम इसका अध्ययन करेंगे तो पता चलता है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफ़ी असमानता रही है। जिनके पास पैसा होता है वो पढ़ते रहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, गरीब होते हैं, वो अपने मर्जी से, अपने इच्छित रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। तो इतनी सारी जन सुविधा होती है, तो सरकार को यह जन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पैसा कहां से प्राप्त होता है? तो सरकार को हर साल संसद में बजट पेश करना पड़ता है, और इस बजट के जरिए सरकार को नफे नुकसान का ब्यौरा वर्णन देना पड़ता है। और इतना ही नहीं, पिछले साल के खर्चों का खाता भी पेश करना पड़ता है, और आगे अगले साल क्या कितना खर्चा करने वाले हैं उसकी भी योजनाएं सामने रखनी पड़ती है। और सरकार को ये भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से कर रहे हैं। और जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जो सरकार को हम जो कर देते हैं वो सरकार के आमदनी का मुख्य स्रोत होता है। और जनता से ही जो वसूल किया गया जो कर होता है वो सार्वजनिक कार्यक्रमों पर ही खर्च करती है सरकार। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि पानी की आपूर्ति करने के लिए सरकार को पानी निकालने के लिए, पानी को दूर तक पहुंचाने के लिए, पाइपों का जल बिछाने के लिए, पानी को साफ करने जैसे और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्चा करना पड़ता है। और इस के लिए जो खर्चा आता है वह करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके, जो हम वाटर टैक्स देते हैं, जल कर देते हैं, उससे वो पूरा कर लेते हैं। पानी की कीमत इस तरह से तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोजाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्चा उठा सके, और इस तरह से पानी के लिए भी हम कर देते हैं। तो ये हो गए सरकार के कुछ आमदनी के स्रोत। तो यहाँ जब सरकार बजट पेश करते हैं तो बजट पेश करने में सरकार को पैसा कहाँ से आता है, और जब सरकार जो सुविधा उपलब्ध कराती है तो वो किन किन सुविधाओं के लिए जाता है, इसका यह वर्णन किया गया है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, पेंशन, जैसे हमने 1 रुपया मान लिया है या 1 रुपया, तो पेंशन के लिए 5 पैसा, अन्य व्यय के लिए 8 पैसा, वित्त आयोग और अन्य अंतरण के लिए 8 पैसा, आर्थिक सहायता के लिए 9 पैसा, रक्षा के लिए 9 पैसा, केंद्रीय प्रायोजित जो कुछ योजना होती है उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है, ब्याज अदायगी होती, कुछ कर्जा होते हैं उसका भी ब्याज देना पड़ता है, तो 18 पैसा, कुल मिलाकर 100 पैसा हो जाता है। तो इस तरह से सरकार को पैसा आता है, सरकार का पैसा जाता है। दूसरी बात है, सरकार को पैसा कहाँ से आता है? तो ये है पैसा आता है सीमा शुल्क से, जो हम टैक्स देते हैं, केंद्रीय उत्पादन शुल्क से, कर भिन्न राजस्व आयकर से, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्ति जो होती है, माल एवं सेवा से मिलने वाले जो कुछ कर होते हैं वह, उधार और अन्य देयताएं से जो प्राप्त होने वाला पैसा होता है, तो यहाँ से सरकार को पैसा प्राप्त होता है। तो ये हो गया विभिन्न प्रकार के माध्यमों से सरकार को पैसा प्राप्त होता है, वही खर्चा किया जाता है। दोस्तों आज के लिए हम यही रुकते हैं, और इस अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।